नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। आज का हमारा जो चैप्टर है वो वास्तविक संख्याओं से संबंधित है और आज हम वास्तविक संख्याओं में पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याएं। लेकिन इससे पहले हम परिमेय संख्याओं और अन्य सभी वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं और वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उन सब की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में हम दे रहे हैं, वो वीडियो भी आप ज़रूर देख सकते हैं। चलिए तो आप बढ़ते हैं आज के चैप्टर की तरफ, क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं, इस वीडियो का पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि हम प्रत्येक वीडियो के अंत में आपको ये बताते हैं कि हमारी जो अगली आने वाली वीडियो है उसमें हम क्या लेकर आएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें और मिलते हैं इस चैप्टर के अंत में। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये अपरिमेय संख्या आखिर क्या होती है। उससे पहले हमने जो पढ़ी थी वो हमारी थी परिमेय संख्याएं। याद रखें, परिमेय संख्याओं से मैं ये बताता हूँ आपको कि ये जो परिमेय संख्याएं होती है उनमें किस संख्या को शामिल किया गया था। तो इससे पहले हमने जितनी भी संख्याएं पढ़ी, चाहे वो ऋणात्मक हो, चाहे वो धनात्मक हो, चाहे वो भिन्न हो, चाहे वो जीरो हो, वो सब संख्याएं परिमेय संख्याएं थी। लेकिन अब मैं बता दूं कि उन परिमेय संख्याओं के अंदर हमें जो संख्या नहीं मिली, जो परिमेय संख्याओं के अंदर नहीं थी या परिमेय संख्या के अंदर शामिल नहीं कर सकते थे, वो सब अपरिमेय संख्याएं होती हैं। चलिए, परिमेय संख्याओं में क्या था कि संख्याएं शामिल थी, माइनस की भी थी, जीरो भी था, भिन्न भी थी, ऋणात्मक इस प्रकार से लिखा जाए वो भी थी। ठीक है, तो ये सब हो गई परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्या के अंदर में क्या नहीं मिला, जैसे मान लीजिए किसी संख्या के ऊपर अंडर रूट लग गया, इस प्रकार से ध्यान रखें, अंडर रूट लग गया और रूट लगने के बाद में अंदर जो संख्या आई उसका रूट नहीं निकलता है। ध्यान रखें, ये संख्या इस प्रकार से यहाँ पे कहीं पे भी नहीं थी, यानी वो परिमेय संख्या नहीं थी। वैसे अगर रूट नहीं है तो 3 क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। लेकिन रूट लगा हुआ है, अब इसका रूट हम निकाल नहीं सकते। जैसे अगर रूट में 144 आते तो हम रूट निकाल सकते हैं, क्या आएगा 12, और जिसका रूट निकल जाए वो संख्या क्या बन जाती है, परिमेय बन जाती है। लेकिन अंडर रूट 3 या अंडर रूट के अंदर मैंने रूट के अंदर 2 लिख दिए, रूट के अंदर 5 लिख दिए, रूट के अंदर 7 लिख दिए, इस प्रकार से लिखा तो ये एक अपरिमेय संख्या बन गई है। अब ये संख्या जो है वो परिमेय नहीं है। अब देखिए, ध्यान से देखिए, जब भी ये जो अपरिमेय संख्या हम लिखी है हमने, वो अपरिमेय संख्या यदि किसी परिमेय संख्या के साथ में, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी परिमेय संख्या के साथ में यदि अपरिमेय संख्या है वो जुड़ जाए, या फिर वो अपरिमेय संख्या घट जाए, या फिर उस अपरिमेय संख्या का गुणा हो जाए, या फिर अपरिमेय संख्या का यदि भाग हो जाए, इस प्रकार से ध्यान रखें दोस्तों, अगर इस प्रकार से यदि आ जाता है तो वो पूरी की पूरी संख्या इस एक अपरिमेय संख्या की वजह से, ये पूरी की पूरी संख्या है वो अपरिमेय हो जाती है। याद रखें कि ये नहीं है कि केवल ये परिमेय संख्या आई और एक मान लीजिए इसके साथ में गुणा में मैंने लिख दी यहाँ पे एक अपरिमेय। तो अब आपको ये पूछा जाए कि ये कैसी संख्या है, तो अपरिमेय, ये कैसी है, तो ये कहेंगे हम क्या, परिमेय। लेकिन ये पूरी संख्या यदि पूछी जाए तो वो अपरिमेय संख्या ही होगी। ध्यान रखें, यानी जब किसी संख्या के साथ में जोड़ बाकी या गुणा भाग के अंदर यदि कोई अपरिमेय संख्या आ जाती है तो वो पूरी संख्या ही अपरिमेय बढ़ जाती है, चाहे उसमें और कोई भी परिमेय संख्या हो। चलिए, ये हमने पढ़ लिया अपरिमेय संख्याओं के बारे में। अब एक छोटी सी चीज पढ़ते हैं और बाद में हम ये पढ़ेंगे कि ये हमें सिद्ध करना पड़ेगा, ये हमें पूरा साबित करना पड़ेगा कि ये आखिर ये अपरिमेय संख्या है तो क्यों है। तो ये ध्यान रखें, सिद्ध करने के लिए हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, हम यही बताएंगे, क्योंकि मैंने अभी बताया ना आपको कि जो परिमेय नहीं होती वही अपरिमेय होती है। मतलब अगर हमने ये साबित कर दिया कि ये जो संख्या है वो परिमेय नहीं है, अगर ये साबित हम ये क्या करेंगे हम कि ये परिमेय संख्या नहीं है, और जैसे ही हम सिद्ध करेंगे ये परिमेय संख्या नहीं है तो फिर वो अपरिमेय ही होगी, ये ध्यान रखें। चलिए, एक छोटी सी चीज़ पढ़ते हैं, सह अभाज्य संख्याएं। ध्यान रखें, हम एक छोटी सी चीज़ पढ़ते हैं, सह अभाज्य, क्योंकि ये थोड़ा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है इसमें कि ये सह अभाज्य संख्याएं कैसी संख्याएं होती है, क्योंकि इस चीज़ की सहायता से हम यहाँ पे अपरिमेय संख्याओं को साबित कर पाएंगे कि आखिर ये अपरिमेय है तो क्यों है। वो सह अभाज्य संख्या क्या होती है, देखिए, सह अभाज्य, यहाँ पे जो सह शब्द लिखा है, सह का मतलब होता है साथ में, ठीक है, सह अभाज्य का मतलब होता है ऐसी कम से कम 2 संख्याएं, और आपके यहाँ पे जो कोर्स में वो 2 संख्याएं हैं, 2 से ज़्यादा लेनी नहीं है, कोई ऐसी 2 संख्याएं
जो एक दूसरे से अभाज्य हो। ध्यान रखें, दो संख्याएं लेंगे, कोई भी हो सकती है, ठीक है, और वे दोनों एक दूसरे के साथ में अभाज्य होती है, उसे सहअभाज्य कहते हैं। अब कैसे होती है अभाज्य, देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ स शब्द नहीं है और केवल अभाज्य है। अभाज्य का मतलब होता है, अगर अपनी सामान्य भाषा में ये कहा जाए तो ऐसी संख्याएं जो जब भी पहाड़ा लिखते हैं तो वो खुद के पहाड़े में तो आती है, लेकिन वही संख्या वापस किसी दूसरी संख्या का यदि पहाड़ा लिखेंगे तो वो संख्या कभी आएगी ही नहीं, उसे अभाज्य कहते हैं। जैसे 2 के पहाड़े में 2 होता है, लेकिन और किसी का पहाड़ा देख लो उसके अंदर 2 नहीं होता। अगर अभी आप कहोगे सर 1 का भी तो पहाड़ा होता है, देखिए 1 का पहाड़ा होता जरूर है, लेकिन यहाँ पे हमें 1 का पहाड़ा नहीं देखना है, क्योंकि जब भी हमें लिखने के लिए कहा जाए हम सीधा पहाड़ा कहाँ शुरू करते हैं, 2 से शुरू करते हैं, 1 से शुरू नहीं करते। तो 1 का पहाड़ा तो हमें देखना ही है, क्योंकि 1 के पहाड़े में तो सब आते हैं। 1 के पहाड़े के अलावा अब देखिए कि 1 का पहाड़ा छोड़ दें, फिर देखिए कि जो संख्या खुद के पहाड़े में आती है दूसरों के पहाड़े में कभी नहीं मिले वो अभाज्य। जैसे 2, फिर 3, फिर 5। आप कहोगे सर 4 क्यों नहीं लिए, वो 4 को कैसे लें, क्योंकि 4 को अगर मैं लूँगा तो वो जो 4 है वो 2 के पहाड़े में मिल जाएगा, इसलिए खुद के पहाड़े के अलावा किसी में भी मिले वो अभाज्य नहीं, वो भाज्य या संयुक्त संख्या होती है। ध्यान रखें। चलिए यहाँ पे फिर 7, फिर 11, फिर 13, 17, 19, 23, ये इस प्रकार से हम जो संख्या लिख रहे हैं ये सभी संख्याएं अभाज्य है। ध्यान रखें, ये सहअभाज्य का जिक्र नहीं कर रहा हूं इसमें, ये अभाज्य है। लेकिन जब भी कोई 2 संख्याएं ऐसी आ जाए, अब ये नहीं सोचना है कि वहां सर हम समझ गए इसमें से 2 अभाज्य यहाँ आती है वो सहअभाज्य बन जाती है, कोई जरूरी नहीं। यानी इन दोनों का अभाज्य होना जरूरी नहीं है, लेकिन एक दूसरे के साथ में यदि वो अभाज्य नजर आए तो उसे सहअभाज्य कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा 8, यहाँ लिखा मैंने 15। अब देखिए मैं और समझा रहा हूँ आपको, ये 8 और 15 है। यदि मैं 8 का भाग 15 में देता हूँ पूरा पूरा नहीं जाएगा, 15 का भाग यदि मैं 8 में देता हूँ तो भी पूरा पूरा नहीं जाएगा, और अगर मन से कोई संख्या सोच लूँ और इन दोनों में भाग दूं तो भी पूरा पूरा नहीं जाएगा। आप किसी संख्या को सोच लो, क्योंकि इसमें 2 का भाग पूरा पूरा जा सकता है, 4 का पूरा पूरा जा सकता है, लेकिन इसमें देखिए उसी 2 का नहीं जाएगा, उसी 4 का नहीं जाएगा। इसमें 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, 3 का इसमें नहीं जाएगा। 5 का इसमें पूरा पूरा जाता है, 5 का इसमें पूरा पूरा नहीं जाता है। जिसमें ऐसा हो, जब भी कोई ऐसी 2 संख्याएं आए और वे एक दूसरे से विभाज्य ना हो या वो किसी एक ही संख्या से दोनों विभाज्य ना हो, दोनों में भाग पूरा पूरा नहीं जाता हो, तो ऐसी कंडीशन में वो जो 2 संख्याएं हमें मिलेगी उन दोनों को हम सहअभाज्य संख्याएं कहेंगे। तो दोस्तों ये हो गई अपनी सहअभाज्य संख्याएं। ये ध्यान रखना है, ये कभी मत सोचना कि दोनों अभाज्य हो तो ही वे सहअभाज्य कहलाती है। ऐसा कोई चीज़ या ऐसी कोई दिक्कत हमारे मन में नहीं आनी चाहिए। चलिए ये दोनों संख्या कैसी होगी, सहअभाज्य। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम इन संख्याओं में ये सिद्ध करेंगे कि आखिर ये अपरिमेय है तो अपरिमेय क्यों है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सिद्ध करते हैं इन अपरिमेय संख्याओं को। तो आज का अपना जो पहला प्रश्न है उसमें हमें सिद्ध करना है इस √3 को कि ये आखिर अपरिमेय संख्या है या नहीं। तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको यही समझना है कि हमने पहले अपरिमेय संख्याओं के बारे में नहीं पढ़ा था, हमने पढ़ा था परिमेय संख्या के बारे में। मतलब परिमेय संख्या का हमें पता है कि भाई कौन कौन सी परिमेय संख्या होती है, लेकिन ये इसको सिद्ध करना है क्या, अपरिमेय। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो संख्या, ध्यान रखें, परिमेय नहीं होती वही अपरिमेय होती है। मतलब क्या करेंगे, इसको हम परिमेय सिद्ध करेंगे। ध्यान रखें, सिद्ध तो अपरिमेय करना है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि हम इसको अपरिमेय सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। और जब अंत में हमें ये पता चलेगा कि ये तो परिमेय है ही नहीं, अब जब ये पता चल जाएगा कि परिमेय नहीं है तो फिर वो अपरिमेय ही होती है। अब कैसे करेंगे देखिए, माना कि, ध्यान से समझिएगा, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। ध्यान रखें, ये हमने केवल माना है, इसे सिद्ध तो इसे अपरिमेय करना है, लेकिन पहले इसे क्या सिद्ध मान लेंगे, इसे परिमेय, क्योंकि इससे पहले हम परिमेय के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो √3 एक परिमेय संख्या है, ये हमने माना है, ये केवल हमारे मन की एक कल्पना है। ध्यान रखें, ये सही है या गलत वो भी हमें पता नहीं है, हमने मन से इसे परिमेय संख्या मान लिया है। अब आप सोचिए, हमने परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा था तो हमने क्या बताया था कि भाई जो भी परिमेय संख्या होती है वो उसे P/Q के रूप में दर्शाया जा सकता है। मैंने बताया था आपको कि भाई जो परिमेय होती है ना उसे P/Q हम कह सकते हैं, जिसमें नीचे जो Q है ना इसका मान 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है। चलिए
चलिए ये हमने क्या मानी, परिमेय। किसको माना हमने परिमेय? √3 को। तो ये √3 हमने बराबर रख दी किसी परिमेय संख्या के रूप में कि सर ये परिमेय हमने मान लिए P/Q। ये जो P/Q हमने लिए हैं, ये दोनों अभी जो हमने समझाया था ना अभी, सह अभाज्य संख्याएं, मतलब ये जो दो मानेंगे ना वो ऐसी संख्याएं मानी जाएगी जो एक ही पाड़े से उसमें भाग नहीं जाता, यानी वो एक दूसरे से कटते नहीं है। जिसमें एक दूसरे से जो नहीं कटते, जिनमें एक दूसरे में समान संख्या का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, वे कहलाती है सह अभाज्य संख्या। हम लिखेंगे P व Q सह अभाज्य पूर्णांक है। ध्यान रखें, क्योंकि हमें पता है कि हमने परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा था और बताया था कि परिमेय में ये दोनों पूर्णांक होते हैं, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, P का मान 0 भी हो सकता है, लेकिन Q का मान 0 नहीं हो सकता। तो P व Q सहअभाज्य पूर्णांक है। ध्यान रखें, ये हमें लिखना जरूरी है, क्योंकि हम जब इसको परिमेय मानेंगे ना तो वो ऐसी संख्या मानी जाएगी वो एक समान पाड़े से हमें कटती नजर नहीं आए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके नीचे बट्टा के नीचे क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे, फिर P को 1 से गुणा करेंगे, P एकम P, इसे करेंगे गुणा तो Q √3 हो जाएगा। ये √3 हो गया। अब क्या करना है आपको, ध्यान से देखिएगा, कोई ऐसा काम करना है ताकि ये रूट यहाँ से हट जाए। ध्यान रखें, √3 आए चाहे √2 आए चाहे √5 आए, तरीका यही रखना है। हमें उसको परिमेय मानना है और उन दोनों जो परिमेय के अंदर जो पूर्णांक आए हैं वो सह अभाज्य पूर्णांक मानने में, तो मतलब वो एक समान पाड़े से कटने वाले नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और करते हैं क्या, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर और जैसे ही हम दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे हमें प्राप्त क्या होगा? देखिए यहाँ हो जाएगा P का स्क्वायर। अब यहाँ देखिएगा, इस पूरे का हम वर्ग करेंगे तो Q का तो हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि ये तो √ के बाहर है वैसे ही, लेकिन रूट के ऊपर यदि स्क्वायर लगता है तो हमने पहले भी आपको बताया है और बता रहे हैं कि जब रूट के ऊपर स्क्वायर आता है तो स्क्वायर और रूट कट जाएंगे, क्योंकि रूट और स्क्वायर एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है और रूट स्क्वायर कटेगा तो बचेगा केवल क्या? गुणा के अंदर 3। और जब गुणा के अंदर कोई संख्या बच जाती है किसी चर के साथ में तो गुणा वाली संख्या को हमेशा कहाँ लिखते हैं? पहले लिखते हैं। ये ध्यान रखें, ये गुणा हो गया तो क्या बना? P² बराबर 3Q²। अब क्या करना है देखिए, जैसे ही हमने वर्ग किया, अब देखिए ये कौन हुआ? P²। तो ये जो पूरा हुआ ना वो कौन हुआ? P² का मान हुआ। ये ध्यान रखें, ये P² है तो ये क्या बनेगा? P² का मान बनेगा। भाई ये मान हो गया P² का, Q² का मान नहीं है, ये P² का मान है। अब सोचिए कि P² का ये जो मान है इसके बारे में हमें एक बात बतानी है। ध्यान रखें, ये P² का मान है, Q² का मान नहीं है। Q² तो केवल इतना है, लेकिन ये पूरा है वो है P² का मान। तो अब देखिए इस P² के मान के बारे में हमें क्या बताना है कि इस P² में कौन सी ऐसी अभाज्य संख्या है। अभी पढ़ी थी ना हमने, 2, 3 जो भी थी, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं वापस, 2, 3, 5, 7 जो भी ये हो सकती है या जो भी है, ठीक है। लेकिन आपको इतना ज़्यादा सोचने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि अभाज्य संख्या में से कोई ना कोई यहाँ पे आया हुआ है। इसी संख्या के बारे में हमें सोचना है। ध्यान रखिए, ये कौन है? यहाँ पे 3 है। अब देखिए ये जो संख्या आई है ना, ये कौन हुआ? P² हुआ। अब हाँ लिखेंगे कि P² 3 से विभाज्य है। अब आपको सर P² कहाँ है? ये तो Q² है। नहीं, P² के पूरा मान है ना, तो ये पूरा का पूरा P² ही कहलाएगा। ध्यान रखें, तो P² 3 से विभाज्य है, यानी इसमें 3 का भाग आप देख लो पूरा पूरा जाएगा, क्योंकि ये कौन हुआ? ये हुआ P²। आप कहोगे सर ये तो Q² है। नहीं, ये P² है। इसमें देखिए 3 का भाग देख के देखते हैं, 3 का भाग पूरा पूरा गया। अब आप कहोगे सर 3 का क्यों दिया? अगर यह 5 होता तो 5 का देते, 7 होता तो 7 का देते। ये ध्यान रखें, जो भी अभाज्य संख्या यहाँ पे है उसी का भाग देंगे। ये क्या आया? Q²। वापस उत्तर भिन्न में नहीं आया और भिन्न या दशमलव उत्तर नहीं आए, मतलब भाग क्या गया? पूरा पूरा गया। चलिए यहाँ पे देखिए हमने 3 का भाग मन में दिया तो क्या देखा? 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, यानी P² जो है वो 3 से विभाज्य है। अतः अब एक ध्यान से देखिएगा, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो भी बात सुनिएगा ध्यान से, कि जब किसी संख्या का वर्ग, ये देखिए स्क्वायर लगा ना, क्या है? वर्ग। जब किसी संख्या का वर्ग किसी अभाज्य संख्या से विभाजित हो जाए, मतलब भाग पूरा पूरा जाए। ध्यान रखें, जब भी किसी संख्या का वर्ग हो, यानी मैंने जैसे वर्ग ले लिया, मान लो जैसे मैंने ले लिया 9, ये वर्ग है ना 3 का। यदि किसी संख्या है, यदि कोई वर्ग संख्या है, उस वर्ग में यदि किसी अभाज्य संख्या का भाग देने से यदि वो भाग पूरा पूरा जाए
तो ध्यान रखें उसी वर्ग संख्या के वर्गमूल में भी, यानी इसको हटा दूं और क्या लिख दूं, केवल p। मतलब ये जो वर्ग मैंने लिखा ना 9, यदि वर्ग ना होकर इसका यदि वर्गमूल लिया जाए, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो उसमें भी उसी अभाज्य संख्या का भाग हमेशा पूरा पूरा ही जाएगा। ये बात आप क्लियर दिमाग में रखें कि जब किसी संख्या के वर्ग में किसी अभाज्य संख्या का भाग पूरा पूरा जाता है तो फिर उस संख्या के वर्गमूल में भी, यदि इसको हटाए तो क्या हो गया वर्गमूल, वो वर्गमूल है वो भी 3 से विभाज्य होगा, यानी उसी अभाज्य संख्या का भाग पूरा पूरा जाएगा। ये बात आप दिमाग में रखें हमेशा। चलिए ये तो हमें पता चल गया कि ये जो p है ना यहाँ पे माना था वो 3 से विभाज्य है, मतलब इसमें 3 से ये कट रहा है, ध्यान रखें। ऐसे ही हमने इतना किया तो हमें पता चला कि ये है वो 3 से कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना है, अब इसी तरह से इस प्रश्न को पुनः शुरू करना है। ध्यान रखें, पुनः शुरू करने पे क्या करना है आपको, ये यहीं पे रखना है √3, ये बराबर वैसे का वैसा रखना है, और क्या लिखना है p बट्टे क्या था q। उसी प्रकार से यहाँ पे मानना है तो हम ये क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं ये कि ये जैसे मैंने p बट्टे q माना तो यहाँ पे मैं कोई और भी संख्या मान सकता हूँ भाई। तो आपको क्या करना है, वहाँ पे p बट्टे q मान लिया। अब की बार इस q को कहाँ मानना है, अंश में, और हर के स्थान पर कोई अन्य पूर्णांक ले लेंगे। चलिए मैंने ले लिया r, q बट्टे r। इनके बारे में यही बात लिखनी है, वापिस क्या लिखनी है कि q व r सह अभाज्य पूर्णांक है, ये भी कटने नहीं चाहिए आपस में एक ही पहाड़े से, ये सह अभाज्य पूर्णांक है, ये हमने मान लिया। यहाँ पे भी यही काम, कोई अलग काम हमें करना ही नहीं है, यही काम हमें चलाना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ, सहअभाज्य पूर्णांक हो गए, फिर क्या करेंगे हम, यहीं पे वही बट्टा में 1 मानेंगे और फिर करेंगे इनका क्या, तिरछा गुणा। q को 1 से गुणा किया, q एकम q, इसको इससे करेंगे तो r√3, फिर क्या करेंगे, दोनों पक्षों में करेंगे वर्ग। अब दोनों पक्षों में जैसे ही वर्ग करेंगे, वर्ग हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए चलिए वर्ग करते हैं। यहाँ प्राप्त हो जाएगा हमें q² बराबर, यहाँ स्क्वायर करेंगे r का स्क्वायर होगा लेकिन √3 तो रूट हट जाएगा तो 3r²। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे कि ये कौन हुआ, q², तो ये जो पूरा है वो q² का मान है, हम लिखेंगे q²। और इसके अंदर देखिए 3 कौन है, अभाज्य संख्या, यानी q² के इस मान में 3 का यदि मैं भाग दे दूं तो 3 का भाग क्या जाएगा, पूरा पूरा जाएगा। तो हम ये लिखेंगे कि q² 3 से विभाज्य है, यानी पूरा पूरा भाग जाता है ना, इसलिए विभाज्य है। और जब किसी संख्या का वर्ग किसी अभाज्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो तो उस कंडीशन में उस संख्या का जो वर्गमूल बनेगा, उसी वापस जो है ना वर्ग संख्या, उसी का यदि वर्गमूल बनेगा तो वो वर्गमूल भी उसी संख्या से वापस 3 से ही विभाज्य हो जाएगा, यानी विभाज्य है। चलिए अब देखिए यहाँ वापस आते हैं। इस कंडीशन में हमने क्या लिखा था कि p और q सहअभाज्य पूर्णांक है, मतलब ये एक दूसरे से कभी कटेंगे ही नहीं। लेकिन आगे जाकर हमें क्या पता चला कि जो p है वो 3 से कट रहा है और q है वो भी 3 से कट रहा है, मतलब ये और ये दोनों ही 3 से कट रहे हैं। मतलब क्या लिखेंगे कि अतः p व q दोनों ही 3 से विभाज्य है। और अब हमें पता है कि जब दोनों संख्याएं किसी एक ही संख्या से विभाज्य हो, यानी एक ही संख्या का भाग यदि पूरा पूरा जाता हो, यानी दोनों ही 3 से कट रही है, ये हमें पता चल चुका अभी। अब यदि दोनों ही 3 से कट रही है, मतलब ये जो बात हमने लिखी थी या मानी थी, क्या ये बात सही थी? इसका मतलब ये बात क्या है, गलत है भाई। हमने तो माना था कि p व q क्या है, सहअभाज्य, लेकिन जिस प्रकार से हम प्रश्न है वो करते गए, प्रश्न को करने के बाद हमें ये पता चला कि इन दोनों में तो 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, दोनों में ही। इसका मतलब क्या हुआ कि अतः p व q सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। मतलब जो हमने माना था ना कि सहअभाज्य पूर्णांक, वो सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। अब देखिए, सोचिए आपने जो माना था वो बात क्या हो गई, गलत। अगर हमारी मानी गई ये बात यदि गलत हो गई है, मतलब ये जो बात मानी वो भी क्या हो गई, गलत हो गई, क्योंकि p बट्टे q हमने रखा था, वो हमने सहअभाज्य पूर्णांक बताए थे, और अब हमें पता चला है कि वो सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। मतलब हम क्या लिखेंगे, हमारी कल्पना गलत है,
हमने जो माना वो क्या है, गलत है। अब बताइए आपने माना क्या था कि सर हमने तो ये माना था कि √3 एक परिमेय संख्या है, मतलब ये कल्पना हमारी क्या हो गई, गलत। कौन सी, यही कल्पना जो हमने की थी। क्या की थी हमने, तो हम लिखेंगे अतः √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। यही हमारी कल्पना थी कि ये परिमेय संख्या है, लेकिन वो कल्पना गलत हो गई, तो हम कह देंगे कि √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। और मैंने आपको शुरू में ही ये बता दिया, शुरू में जब हमने प्रश्न किया था शुरुआत में, वहीं पे मैंने आपको बताया था कि जो संख्या परिमेय नहीं होती वही अपरिमेय होती है। तो अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने सिद्ध कर दिया है √3 को कि वो एक अपरिमेय संख्या है या नहीं। इसी प्रकार यदि प्रश्न, ध्यान रखें, यदि इसी प्रकार का कोई प्रश्न इस प्रकार से आ जाए कि ये जो रूट में लिखी हुई संख्या है उसके अंदर मान लीजिए √5 आ गया और उसके साथ में कोई जोड़ या बाकी में इस प्रकार से कोई संख्या आ जाती है जो अपरिमेय नहीं नजर आ रही है, इस प्रकार का यदि कोई प्रश्न आ जाए ना, तो आपको वहां पे करना क्या है, केवल उस रूट वाली संख्या को बाहर लेना है, क्योंकि ये तो वैसे ही क्या है, परिमेय हम दिख रहा है, इस रूट वाली को लेना है बाहर। और इसी प्रकार से उस प्रश्न को भी करना है, जैसा ये 3 के साथ हुआ वही काम 5 के साथ हो जाएगा। ध्यान रखें, इस प्रकार से यदि कोई बड़ा प्रश्न आ जाता है तो ये नहीं सोचना सर आपने ये करवाया, ये प्रश्न है वो किस प्रकार से होगा। तो ध्यान रखें, इस प्रकार में आपको अंडर वाली संख्या को बाहर ले लेना पहले और फिर वही काम करना, इसे परिमेय मानना, यही करना, ये करना, अंत में जाके वो क्या हो जाएगी, अपरिमेय। अंत तक इसी प्रकार से चलेगा, लेकिन अंत में और क्या होगा, यहां लिखेंगे √5 एक अपरिमेय संख्या है, फिर लिखेंगे और इसीलिए 3 + √5 भी एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान रखें, इस प्रकार से कभी भी जोड़ में, बाकी में, गुणा में, भाग में कुछ भी ऐसा आ जाए और आपको लगे कि सर ये प्रश्न हम किस प्रकार से करेंगे, तो आपको केवल अंडर वाली संख्या को बाहर लेना है, फिर केवल उसी को ही हमें सिद्ध करना है और वो जैसे ही अपरिमेय आएगी ये अपने आप ये पूरी की पूरी संख्या ही अपरिमेय बन जाएगी। ये ध्यान रखें, जब अपरिमेय संख्या किसी के साथ आती है तो वो पूरी संख्या को है वो अपरिमेय बना देती है। चलिए एक और प्रश्न करते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों दूसरा प्रश्न लेते हैं। हमें इस प्रश्न में 6 + √2 को अपरिमेय सिद्ध करना है। वही प्रश्न है, सिद्ध करने का प्रश्न है, मैंने पूरा नहीं लिखा, लेकिन इसे सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय है या नहीं है। चलिए, तो इस प्रकार के प्रश्न आपको करना क्या है, ये जो 6 नजर आ रहा है वो हमें किसी भी प्रकार से अपरिमेय नजर नहीं आ रहा है। 6 ये खुली एक संख्या है और खुली संख्या जो है वो हमेशा परिमेय होती है, तो ये तो परिमेय हमें पता चल गया। बचा कौन, रूट का 2, तो हम केवल √2 को ही बाहर लेंगे, हम इस पूरे को लेने की जरूरत नहीं है, हम √2 को बाहर लेंगे और वो हमें परिमेय नजर तो नहीं आ रही है, परिमेय वो लग रही है अपरिमेय, हम पता है खुला, लेकिन इसे हम क्या करेंगे, परिमेय मानेंगे। तो माना कि अभी जो हमने पहला प्रश्न किया था वही करना है। ध्यान रखें, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। ध्यान रखें, इसे हम क्या मानेंगे, एक परिमेय संख्या मान लेंगे। चलिए इसे परिमेय मान लिया और जिसे हम परिमेय मानेंगे उसके बराबर में P/Q लिखेंगे और जहाँ ये जो P वो Q है वो सह अभाज्य पूर्णांक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी एक दूसरे से ये एक समान पार्ट से कटने वाले नहीं है। फिर क्या करेंगे, वज्र गुण, ये P का यहाँ गुणा कर दिया, यहाँ पे इन दोनों गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा Q√2। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या करते हैं, अब दोनों पक्षों में वर्ग करते हैं। यहाँ वर्ग हो जाएगा P², यहाँ वर्ग करेंगे Q का हो जाएगा Q², √2 का 2 हो जाएगा और चर के साथ जब संख्या गुणा में आती है तो उसे आगे लिखते हैं, इसका रूट हट जाएगा। यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये जो पूरा मान बना वो किसका, P² का। इसमें देखिए कौन सी अभाज्य संख्या का भाग जा सकता है, तो यहाँ पे देखिए 2 अभाज्य संख्या है उसका भाग पूरा जा रहा है, यानी हम क्या लिखेंगे यहाँ पर P², ये नहीं लेना Q²। ध्यान कोई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि Q² 2 से विभाज्य। अरे Q² 2 से विभाज्य नहीं है भाई, अगर मैं Q² को देखता हूँ केवल Q² को, तो क्या Q² में 2 का भाग जाता हुआ नजर आ रहा है क्या, कोई जरूरी नहीं। लेकिन जब मैं इस पूरे को देखता हूं, पूरा मतलब कौन, P², तो P² 2 से विभाज्य है। और ध्यान रखें, और जब कोई संख्या किसी संख्या का वर्ग यदि किसी अभाज्य संख्या से विभाजित हो जाता है पूरा, तो वो ध्यान रखें कि उस संख्या का जो वर्गमूल होगा, स्क्वायर के अलावा क्या बचता है, वर्गमूल होगा,
वो भी उसी अभाज्य संख्या से वापस है वो विभाजित या विभाज्य हो जाएगा। ध्यान रखें, तो p स्क्वायर 2 से विभाज्य है, अतः p भी है वो 2 से विभाज्य हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, वापस लिखेंगे, माना कि वही √2, इसको वापस मानेंगे कुछ अलग संख्या के साथ। यहाँ पे p बटे q रखा, जो नीचे नंबर था उसे ऊपर मान के वापस क्या मान लेंगे, r। ये हो गए q बटे r। यहाँ पे वही लिखना है कि q व r सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है, सॉरी सह अभाज्य पूर्णांक है, इसे भी हम सह अभाज्य पूर्णांक ही मानेंगे। चलिए, सह अभाज्य पूर्णांक मान लिया है, यानी कटने वाले है नहीं, काम वही वापस करना है। q को गुणा किया q, इसको गुणा करेंगे r √3, फिर वर्ग करेंगे तो वर्ग हमें प्राप्त होगा, q का हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ करेंगे तो r का भी हो जाएगा स्क्वायर, लेकिन √3 का स्क्वायर, सॉरी √2 का स्क्वायर करेंगे वो हो जाएगा 2। चलिए अब करते हैं q स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर। वही वापस प्रश्न लिखते हैं कि यहाँ पे अब देखिए, अब जो q स्क्वायर है, यहाँ अभी r स्क्वायर नहीं, q स्क्वायर का जो ये मान है इसमें भी 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। q स्क्वायर 2 से विभाज्य है, और अगर ये विभाज्य है इसलिए ध्यान रखें उस संख्या का जो वर्गमूल बनेगा वो भी उसी अभाज्य संख्या से पुनः विभाज्य हो जाएगा। अब सोचिए, ये जो p यहाँ पे आया, यहाँ पे तो हमने क्या बताया कि दोनों p और q एक समान पाड़े से कटने वाले नहीं है, लेकिन अब यहाँ हमें क्या पता चला कि p में भी 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, और यहाँ चला कि q में भी 2 का भाग पूरा पूरा, मतलब ये दोनों है ना, इन दोनों में 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। मतलब क्या लिखेंगे कि अतः p व q दोनों 2 से विभाज्य है, दोनों में 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। अब सोचिए, हमने तो माना था कि दोनों सह अभाज्य है, यानी यहाँ पे 2 का भाग दोनों में जा रहा है, मतलब ये क्या हुआ कि अतः p व q सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है। हमें पता चल गया अब ये जो है वो सह अभाज्य पूर्णांक हमने तो माने थे, लेकिन यहाँ पता चला कि ये सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है। अब सोचिए, अगर ये सह अभाज्य पूर्णांक हमने माने लेकिन यहाँ आ गया सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है, मतलब हमने जो सोचा वो क्या है, गलत, मतलब हमारी कल्पना गलत है। हमने जो सोचा वो क्या है, गलत है, कल्पना गलत हो गई। चलिए, हमारी कौन सी ऐसी कल्पना थी जो गलत हुई? हमने कल्पना मतलब मन से क्या कल्पना की थी, माना क्या था, माना ये था कि √2 एक परिमेय संख्या, यही हमारी बात है, वो गलत हो गई। तो हम लिखेंगे अतः √2 जिसको हमने परिमेय माना था वो एक परिमेय संख्या नहीं है। अब हमने कर दिया है कि ये एक परिमेय संख्या नहीं है, और अगर ये परिमेय नहीं है मतलब क्या है, अपरिमेय। हमने बताया था कि जो संख्या परिमेय नहीं होती वही अपरिमेय होती है, अतः √2 अपरिमेय संख्या है। लेकिन इस प्रश्न में हमें सिद्ध करना क्या था, 6 + √2 को सिद्ध करना। ये पूरी क्या है, तो ध्यान रखें, अगर अब ये √2 क्या हो गई, अपरिमेय, तो अब उसके साथ जो जुड़ने वाला घटने वाला वो चाहे कुछ भी हो वो पूरी संख्या है अपरिमेय बन जाती है। तो अब हम लिख देंगे कि अतः 6 + √2 भी अपरिमेय संख्या है। बस आपको केवल वही रूट वाली संख्या सिद्ध करनी है, और ये अगर अपरिमेय सिद्ध कर दी तो फिर वो बनने वाली संख्या सब अपरिमेय हो जाएगी। अब जैसे मान लीजिए 10वीं क्लास में है जो प्रश्न आए हुए हैं, जैसे 5 - √3 आया है, 1 बटे √2 आया है, तो आपको वहाँ केवल √3 को ही सिद्ध करना है, यहाँ पे √2 को ही सिद्ध करना है, और फिर अंत में उस पूरी संख्या को अपरिमेय बता देना है। चलिए, तो ये जो आज का जो वीडियो है वो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, क्योंकि अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारी वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके सामने लेकर आएँ नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, इस प्रकार से अपरिमेय सिद्ध करने का 1-2 प्रश्न और भी है, लेकिन वो सब प्रश्न इनसे थोड़े अलग जरूर हैं, लेकिन वो सब इनमें हम शामिल नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा बन रहा है। इसलिए उन सब को सिद्ध करने के लिए आपको हमारी अगली वीडियो है वो देखनी पड़ेगी। तो अगली वीडियो के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।